यहाँ भौतिक विज्ञान का प्रकाशिकी से एक चैप्टर लिया गया है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अवलोकन। इसमें इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने टॉपिक लिया है आज का गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध, या इसको हम सूत्र भी कह सकते हैं। सभी बच्चों ने जैसे सुबह मॉर्निंग में आप रेडी होते हो तो सभी जानते हो कि हम सबसे पहले रेडी होने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। रेडी होने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दर्पण के फोकस दूरी के लिए जो सूत्र निकल के आता है वो किस तरह से निकल के आता है उसको हम आज ड्राइव करते हैं। लेकिन ये सभी ध्यान रखिएगा कि किसी भी सूत्र के लिए उत्पन्न करने के लिए, ड्राइव करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है सबसे इम्पोर्टेंट उसका चित्र, सबसे पहला चित्र इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पर हमें उस चित्र के बारे में थ्योरी लिखनी होती है। थ्योरी मतलब उसको आपको शब्दों में लिखना होता है, और शब्दों में लिखने के साथ साथ उसमें जो भी टर्म आप यूज कर रहे हैं उस टर्म के बारे में आपको बताना होता है। और उसके बाद फिर हम अपना डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है चित्र। तो हम इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना चित्र से। तो देखेंगे हम ले रहे हैं यहाँ पर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो ऊपरी हुई साइड से तो उसकी पेंट होता है, और अंदर की साइड से वो चमकीला होता है इस टाइप से। ये इसके बिल्कुल मिड में होती है इसकी मुख्य अक्ष। ये होती है इसकी मुख्य अक्ष। इस वस्तु का यहाँ जो प्रतिबिंब फोकस होगा उसमें से आपकी 3 रेज हम दिखा रहे हैं। पहली रेज निकल के जाएगी जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात उस दर्पण के फोकस से होती हुई चली जाती है। यहाँ पर इसका फोकस बिंदु है। पहली किरण हमने दिखाई है। इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली किरण जो है वो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है। यहाँ हम बिंदु मान लेते हैं इसका M। दूसरा किरण जो हम दिखाएंगे वो इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, और अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। यहाँ पर है इसका वक्रता केंद्र। और 2 किरण आपको दिखा दी। तीसरी किरण जो होगी वो आपकी यहाँ ध्रुव से होती हुई और इन दोनों किरणों के कटान बिंदु से होकर के निकलेगी।
इसकी मैं फिगर यहाँ दिखाती हूँ। ये है आपका B डैश, ये है आपका A डैश, और यहाँ ये है आपका बिंदु M, ये है आपका P और ये है आपका F फोकस। एक त्रिभुज तो ये रहेंगे, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और दूसरा जो त्रिभुज लेंगे हम इसमें, वो त्रिभुज हमारा लिया जाएगा ये जो AB से होकर के जाता हुआ P तक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे, और दूसरा लेंगे हम इसकी प्रतिबिंब से जो बनता हुआ है। ये है आपकी वस्तु और यहाँ है आपका प्रतिबिंब। इस फिगर के लिए मैं इधर मेंटेन कर रही हूँ। ये आपकी दो फिगर हो गई, फिगर नंबर 1 ये हो गई और फिगर नंबर 2 ये हो गई। सबसे पहला मैंने बताया था आपके लिए चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र मैंने बना दिया है, ठीक है। इस चित्र के बारे में मैंने कहा था आपको शब्दों में लिखना होगा, तो शब्दों में जो मैं लगातार इसमें बोलती जा रही थी वो आपको इसमें क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है, हर चीज के बारे में बताना है। अभी इसमें एक चीज और रह गई है, इधर फोकस कीजिएगा सारे बच्चे। बिंदु F से लेकर के और ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं हम फोकस दूरी, और जिसको हम F से डिनोट करते हैं। बिंदु F से लेकर के और ध्रुव P तक की दूरी को कहते हैं हम फोकस दूरी, F से डिनोट करते हैं। दूसरा है प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव P तक की दूरी, तो प्रतिबिंब है आपका A डैश B डैश, और यहाँ से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को बोलेंगे हम स्मॉल b। ये सब आपको जो शब्दों में मैंने लिखने कहा है वो आप शब्दों में लिखेंगे। सेकंड नंबर पे जो मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर पे चित्र इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड नंबर पे इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, और थर्ड नंबर पे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तीसरा है इसका C, तीसरा पॉइंट है इसका C। C से लेकर के P तक की दूरी को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। यहाँ सारी चीजों को आप बताएंगे कि ये इसमें F क्या है, V क्या है, सब इसको आप भाषा में लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा रह जाता है वस्तु से लेकर के ध्रुव तक की दूरी, तो वस्तु से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम कहते हैं स्मॉल u।
इक्वल। दूसरा लिखेंगे हम बी डैश एफ अपॉन एफ बी डैश। क्लियर? अब ये आपका निकल के आया त्रिभुज बन से। त्रिभुज बन से अभी बेटा आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा। मैंने केवल चित्र लिखने के लिए कहा था, चित्र चालू होगा। तो देखेंगे इधर ये जो आपका रेशियो बन करके आया है, उसमें यहाँ पर ये जो P डैश है और P है, ये बहुत ही निकट होते हैं, बहुत ही निकट होते हैं। इसलिए हम एफ पी डैश के लिए एफ पी भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ एफ, बल्कि हम लिखेंगे बिंदु P तथा P डैश बहुत निकट है, अतः एफ पी डैश को हम एफ पी के इक्वल ले सकते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई? आपको ये पता चल गया हमने डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट किया है? डेरिवेशन हमने चित्र नंबर 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इसको इसके जगह हम ये लगा सकते हैं एफ पी। एक बात और हमें देखनी है, यहाँ नोटिस करनी है, देखिएगा एक चीज और आपकी चेंज होगी यहाँ पर। ये जो आपका पॉइंट है एम पी डैश, एम पी डैश, ठीक है, एम पी डैश जो है वो आपका, मैंने कहा था ये जो आपकी पहली किरण गई है वो समानांतर किरण गई है। जब ये समानांतर किरण गई है तो ये जो आपका एम पी डैश है वो ए बी के इक्वल होगा। एम पी डैश किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हम एम पी के लिए हम ए बी ले सकते हैं। जब दोनों ही इक्वल हैं, दोनों समान डिस्टेंस पर, ये जो आपकी ये जो यहाँ से रे चली थी, समानांतर रे चली थी, समानांतर रे चलने के बाद यहाँ टकराई थी। जब समानांतर चली थी तो इनकी जो हाइट होगी सेम होगी, तो हाइट सेम है, तो हम इस वाली डिस्टेंस को हम ए बी के इक्वल मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एम पी डैश ये बात तो सारे बच्चों को क्लियर हो गई? मैंने कहाँ चेंज किए हैं इसमें, सबको क्लियर हो गया? अब हम इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज को लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा है आपका ए डैश बी डैश अपॉन, जहाँ एम बी डैश था वहाँ क्या आएगा? ए बी इज इक्वल बी डैश एफ और अपॉन में आएगा आपका अब आ जाएगा आपका क्या? एफ। उम्मीद है यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन जाती है 1। वो फिगर 1 था, वो फिगर 2 था। अब जो आपके फिगर 1 से जो निकल के आ रही है हमारे पास इक्वेशन, वो आ रही है इक्वेशन 1। अब हम इसी तरह से जैसे हमने फिगर 1 लिया है वैसे ही हम लेंगे अब फिगर 2। ठीक है, तो फिगर 2 लेने के लिए मैं इसके बराबर में इधर लिखती हूँ।
समीकरणों से। दोनों समीकरणों से पहले हम लिखते हैं इस वाली के लिए, ठीक है, इस वाली साइड के लिए लिखते हैं। तो ये आएगा आपके पास बी डैश एफ अपॉन एफ बी इक्वल, इधर आ जाएगा आपका बी डैश बी और अपॉन बी। क्लियर हो गया? अब बी डैश एफ जो आपकी रेखा है बी डैश एफ, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो है हमें उसको u, v और f के पदों में लेकर के आना है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी b डैश f है वो इस पूरी लाइन से इसको यदि हम कंपेयर करें तो आपका जो बन के आएगा वो आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम तुरंत b डैश f इक्वल, b डैश f इक्वल जो है वो आपकी क्या है, ये इतनी छोटी सी लाइन जो है इस पूरी लाइन में से यदि इधर का निकाल दें तो आपका यही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? पूरी लाइन में से यानी b डैश p में से यदि f p निकाल दें तो आपके पास क्या आएगा b डैश f। ये टर्म सभी को क्लियर हुई? सभी को क्लियर हुई? हमने वो पार्ट पूछा है, जैसे यदि मैं इस पेन को ले लूं और इस पेन से यहाँ से देखूं तो इतना जो पार्ट है, मान लीजिए ये कितना है, पूरा 5 है और इतना है 1, सॉरी ये पूरा 5 है, इतना है आपका 3, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये 2। यानी कि जो पूरा है उसमें से उधर के पार्ट को हमने क्या किया, माइनस किया ना, तो सेम यहाँ भी लगेगा कि b डैश f जो है वो आपका है b डैश p और माइनस f। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर चेंज करना जरूरी है, ठीक। अब इसमें हम लगा देंगे से ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू से पहले थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ऊपर की सारी चीजें आपको समझ में आई चुकी हैं, इसको थोड़ा सा मूव करने पर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लगा देते हैं इसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब जो हमने इसमें चेंज किया है उस चीज को लगा देंगे। तो लगाएंगे यहाँ पर, बोलिएगा b डैश f जो है वो आपका क्या हो जाएगा, b डैश p माइनस fp ओवर fp इज इक्वल b डैश p अपॉन b। यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर हो चुकी होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, और यदि नहीं हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक टर्म की एक वैल्यू है। कैसे है वैल्यू? सबसे पहले देखते हैं हम b डैश p की वैल्यू क्या है, ठीक है।